हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर विद सुनीति चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज की वीडियो में हम बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के एक ही वीडियो में और पूरा पाठ्यक्रम लेकर आए हैं। यह पूरा पाठ्यक्रम के क्वेश्चन जो हमने 50 क्वेश्चंस लिए हैं वो एक ही वीडियो में लिए हैं आपके। और ये क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हैं। हो सकता है कल आगामी परीक्षा के लिए आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो, तो आप इस वीडियो को पूरी जरूर देखना। और मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी हुई है? तो ये 22 भाषाओं को है। दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं कि आज मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं आपके वन लाइन आंसर लिए हैं। ये मैंने एमसीक्यू जो बेस बनाए हैं वो वन लाइनर बनाए हैं, जिसे आपको सीधे सीधे ही इनके उत्तर प्राप्त हो जाएं। तो पहला प्रश्न है, भारत संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी हुई है? तो यह 22 भाषाओं को मान्यता दी हुई है। फिर दूसरा प्रश्न है, मान्यता प्राप्त भाषाएं भारत संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो ये जो भाषाएं भारतीय संविधान को जो मान्यता मिली थी, तो ये 8वीं अनुसूची में है। फिर है, भारतीय भाषाएं प्रमुख रूप से कितने परिवारों में बांटी गई हैं? तो यह जो भारतीय भाषाएं हैं यह प्रमुख रूप से 2 परिवारों में बांटी गई हैं। पहला है इसमें भारोपीय परिवार और दूसरा है द्राविड़ परिवार। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी कौन से परिवार की भाषा है? जो मैंने अभी आपको परिवार बताए हैं, इनमें से हिंदी जो है वो कौन से परिवार की भाषा है? तो जो हिंदी है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं, आर्य भाषा काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो जो हमारा भाषा काल है उसको कितने भागों में बांटा गया है? यह 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, फिर तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। तो यह जो भाषा का काल है ये 3 भागों में विभक्त है। फिर अगला प्रश्न है, प्राचीन आर्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो जो आर्य भाषाएं हैं जो प्राचीन है वह वैदिक संस्कृत है और लौकिक संस्कृत है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी के अंतर्गत जो है 5 उपभाषाएं हैं। उनमें से पहली है पश्चिमी हिंदी उपभाषा, पूर्वी हिंदी उपभाषा, राजस्थानी हिंदी उपभाषा, बिहारी हिंदी उपभाषा, फिर है पहाड़ी हिंदी उपभाषा। ये सब हिंदी के अंतर्गत आती हैं और इन्हें उपभाषाएं बोला गया है। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से भी आ सकता है कि जो हिंदी के अंतर्गत आती हैं वो कितनी भाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं। तो ये केवल आपकी गिनती में भी आ सकता है और नाम भी पूछे जा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो वह 3 आती हैं। पहली इसमें अवधी, फिर दूसरी बघेली, फिर है छत्तीसगढ़ी। ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन से अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? जो हमारी हिंदी राजभाषा को मान्यता मिली वह कब मिली? वह अनुच्छेद 343(1) में राजभाषा घोषित किया गया कि हिंदी हमारी राजभाषा है। तो यह अनुच्छेद 343(1) में बताया गया। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी संविधान सभा द्वारा भारत की राजभाषा कब घोषित की गई? तो यह जो राजभाषा है यह अनुच्छेद 343(1) में है, लेकिन यह कब घोषित की गई? यह 14 सितंबर 1949 ईस्वी को की गई, जब हम अपना हिंदी दिवस भी मनाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, कबीर की जो रचनाएं हैं उनके नाम क्या है और वो कितनी है? जो कबीर की रचनाएं हैं वह 3 है, साखी, सबद और रामायण। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कबीर का जन्म और मृत्यु काल क्या है? जो कबीरदास जी हैं उनका जन्म और मृत्यु काल है। कबीरदास जी का जो जन्म मृत्यु काल है वह 1398 इनका जन्म है और मृत्यु जो है 1500-1800 ईस्वी है। तो कबीर के गुरु का क्या नाम था? कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। कबीर की जो रचनाओं का संकलन है वह किसने किया था? सॉरी, किस नाम से किया गया था? वह बीजक नाम से किया गया था। जो मैंने आपको भी इनकी रचनाएं बताई हैं, तो जो कबीर की रचना है उनका संकलन किस नाम से हुआ? वह है बीजक नाम से हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से किसने किया? वह धर्मदास जी ने किया। तो ये 3 प्रश्न आपके जो बनते हैं ये इनकी रचनाओं पे ही बने हैं। पहले तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, फिर दूसरा संकलन किस नाम से, फिर संकलन किसने किया। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी। जन्म मृत्यु मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं और जो इनकी मृत्यु हुई थी वह मगहर में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
राम नाम की पटतरे देवों को कछु नाही, किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति भी कबीरदास जी की है। और यह मैंने अभी आपको जो रचनाएं बताई थी साखी रामायणी सबद, तो ये साखी के जो शीर्षक से जो गुरुदेव के अंग है उसमें संकलित है। फिर अगला प्रश्न है, संतो भाई आए ज्ञान की आंधीरे, भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी, माया रहे ना बांधी, पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति कबीरदास जी की है। फिर अगला प्रश्न है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो कबीर को वाणी का जो डिक्टेटर कहा है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है बहुत लंबी जाने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने आपको 50 प्रश्न दिए हैं, क्योंकि लंबी ये बननी ही थी, क्योंकि एक ही वीडियो में मैंने आपका सारा पाठ्यक्रम डाल दिया है। फिर अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा को सदुपड़ी किसने कहा है? तो कबीर जी की भाषा को सदुपड़ी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। फिर अगला प्रश्न है, अभी आपकी जो चल रही है फर्स्ट यूनिट चल रही है, फर्स्ट यूनिट में जो आपके मैंने भाषा के करा दी है, अभी आपकी दूसरी यूनिट में भक्ति काल की चल रही है। मीराबाई का जन्म और मृत्यु काल कौन सा है? मीराबाई का जन्म 1498 और मृत्यु का समय है 1540। फिर अगला प्रश्न है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जो जन्म हुआ था मेड़ता के पास चोकड़ी नामक गांव में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है? तो मीराबाई की जो भक्ति है वह माधुर्य भाव की है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब आपकी ये तीसरी यूनिट शुरू हो चुकी है, वो 2 यूनिट थी आपकी। फिर तीसरी यूनिट में अगला प्रश्न है, मतीराम का जन्म और मृत्यु काल कौन सा है? मतीराम का जन्म 1604 ईस्वी और मृत्यु जो है वह 1701 में हुई थी। मतीराम के पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ त्रिपाठी था। मतीराम की प्रमुख जो रचनाएं हैं वह कौन कौन सी हैं? रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, बिहारी सतसई। फिर अगला प्रश्न है, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चारों गोराई। तो यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति भी मतीराम जी की है, और यह जो पंक्ति है यह उनकी मतीराम ग्रंथावली में संकलित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कविदेव का पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम देवदत्त था। कविदेव का जन्म और मृत्यु का समय क्या था? कविदेव का जन्म 1673 ईस्वी में और जो मृत्यु हुई थी वो 1763 ईस्वी में हुई थी। कविदेव कहाँ के रहने वाले थे? कविदेव इटावा के रहने वाले थे। कविदेव के ग्रंथों की संख्या कितनी बताई जाती है? तो उनके ग्रंथों की जो संख्या है वह 72 के लगभग बताई जाती है। फिर अगला प्रश्न है, रीतिकाल काव्य को कितने भागों में बांटा गया है? जो रीतिकाल है उसको 3 भागों में बांटा गया है, विभक्त किया गया है। वह नाम है उनके रीतिभद्र, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्रीधर पाठक का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? श्रीधर पाठक का जन्म 1860 ईस्वी में और मृत्यु उनकी 1928 में हुई थी। अब आपकी जो है 4th यूनिट शुरू हो चुकी है। इसमें पहले आपके कवि हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा, जो वर्तमान में फिरोजाबाद में है, जिले के जोधरी ग्राम में हुआ था। यह जो ग्राम है जोधरी या फिरोजाबाद में, उस वक्त ये आगरा में था। श्रीधर पाठक की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? भारत गीत, गोपी का गीत, मनोविनोद, जगत सच्चाई, सार, कश्मीर सुषमा, एकांतवासी योगी, सांध्य अटन, देहरादून आदि। जो सांध्य अटन और देहरादून है ये आपके सिलेबस में है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्रीधर पाठक के 3 अनुवादित ग्रंथों के नाम बताने हैं। इसमें है श्रांत पथिक, उजड़ ग्राम, एकांतवासी योगी। ये जो इन्होंने अनुवादित किए हैं ये इनके इंग्लिश के जो ये ग्रंथ थे उससे उन्होंने ये अनुवादित किए थे। देहरादून नामक कविता किस संकलन में संकलित है? देहरादून जो कविता आपके सिलेबस में भारत गीत में संकलित है, जो भी मैंने आपको बताया था इनकी रचनाओं के नाम। वजन प्रांत, वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। तो यह जो पंक्ति है यह किस कविता से है? यह सांध्य अटन से है, और यह कविता किसकी है? श्रीधर पाठक की है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म और मृत्यु का समय क्या है? 30 सितंबर 1908 और मृत्यु जो है इनकी 1974 है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म मुंगेर जिले जो बिहार में है के सिमरिया ग्राम में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? तो उनको सम्मानित किया गया था 1969 में। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? रेणुका, हुंकार, रसवंती, नील, कुसुम, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं
हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिमालय कविता कौन से काव्य संकलन में संकलित है? तो जो हिमालय कविता है वह कविता रेणुका में संकलित है, जो आपके सिलेबस में है। ओ मन तपस्या लीन, यति पल भर को तो कर द्रगु निमेश। यह पंक्ति जो है कहाँ से है, किसकी है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी के, यहाँ उत्तर लिखना भूल गए हैं, तो ये मैं आपको बता दूं, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की हिमालय कविता से। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो यह ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था उनको उर्वशी के लिए हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर के काव्य की क्या विशेषता है? तो इन्होंने देशभक्ति से संबंधित कविता लिखी है और वह जो है ओज से भरी हुई है। तो जो इनके काव्य की जो विशेषता है वह ओज है। तो ये आपके 50 प्रश्न लिए हैं हमने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, और ये 50 ही प्रश्न जो मैंने लिए हैं, ये आपके प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरी जरूर देखना और आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी कॉपी पर, और इनको अच्छे से पढ़ के जाना आप इन प्रश्नों को। और आपका जो कल पेपर है उसके लिए मैं आपको जो है बेस्ट ऑफ लक बोलती हूँ। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे आपके साथ और भी जो स्टूडेंट है उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट्स मिले।